Welcome to chemistry classes. This is Dhanand Kumar, PGT, subject chemistry, +2 high school candidate, grade 8. Now, today we are going to discuss about solution, which is related to solution physical chemistry of second chapter. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो सॉल्यूशन का एक सिंपल हम लोग डिफिनेशन पहले जानते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर स्टैंडर्ड डिफिनेशन, या जो भी एक डिफिनेशन जरूरी है आप लोग के जानना, आप लोग के लिए जानना। तो हम लोग डिफिनेशन एक पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can vary within certain limits is called solution. हम लोग the homogeneous mixture of two or more substances whose composition can vary within certain limits is called solution. नेक्स्ट हम लोग उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स इसका क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता होगी, सॉल्यूशन का क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता है इट इज होमोजेनियस, इसे होमोजेनियस होना चाहिए। क्या इसे होमोजेनियस होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि इट मींस इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब इस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, तो ये होमोजेनियस कहलाता है। दूसरा, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, हम लोग इसको ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन का मतलब होता है नमकीन, तो हम लोग इसको सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन वही नमकीन कहलाता है, खारा पानी वाला। सेकंड फीचर से इसका इट अपीयर्स लाइक ए सिंगल सब्सटेंसेस, और ये अपीयर्स करता है सिंगल सब्सटेंसेस को अपीयर्स करता है। जैसे द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर अपीयर्स लाइक वाटर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर अपीयर्स लाइक वाटर, वाटर के जैसा, वाटर एंड नॉट लाइक शुगर, शुगर सब्सटेंस आपको नहीं दिखेगा, वाटर के जैसा वाटर ही अपीयर्स होगा सॉल्यूशन में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अपीयर्स लाइक ए सिंगल सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पानी के जैसा ही वो दिखेगा, पानी के रूप में ही मिलेगा हम लोग को। थर्ड फीचर्स है द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन वेरी विद इन सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन लिमिट्स। इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि द डिफरेंट अमाउंट ऑफ शुगर सच एज 5 grams, 10 grams, 15 grams, 20 grams, etc कैन बी डिसॉल्व, उसको हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी से डिसॉल्व करते हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर में जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 5 ग्राम ही लेते हैं, 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 15 ग्राम्स भी ले सकते हैं, 20 ग्राम्स भी ले सकते हैं। मतलब एक लिमिट होगा या एक उसके सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा उसका लिमिट होगा कि हमको कितना देना है, कितना उसमें ऐड करना है सॉल्यूशन बनाने में। फोर्थ पॉइंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर में ही हमको डिसॉल्व करना है। फोर्थ पॉइंट है द सॉल्यूशन इज जनरली ट्रांसपेरेंट, और जो इसका फोर्थ विशेषता है, अंतिम विशेषता है वो है सॉल्यूशन जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, वो पारदर्शी होगा। सॉल्यूशंस के बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स का भी होता है, बट हम लोग को जो स्टडी करना है सॉल्यूशन चैप्टर में वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में 2 कंपोनेंट्स का ही सॉल्यूशन का हम लोग स्टडी करेंगे। उसको 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सॉल्यूशन फिर क्या है, तो द सॉल्यूशन हैविंग ओनली 2 कंपोनेंट्स, जिस सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट्स होगा उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली टर्शियरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसी प्रकार से क्वांटिटरी सॉल्यूशन होगा जिसमें हम लोग का 4 कंपोनेंट्स होगा। दैट मींस यहाँ पे
हम लोग बात किए थे कि सॉल्ट प्लस वाटर होगा तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होगा, लेकिन उसमें जब हम लोग टर्सरी की बात करेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होगा, प्लस शुगर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 3 कंपोनेंट्स के लिए, प्लस वो नींबू हम लोग जो जानते हैं नींबू जो फल फ्रूट्स होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन क्या लाएगा। स्टॉप कीजिएगा। तो फिर आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न्ड mainly with binary solution. The component of binary solution are termed as solvent and solute. हम लोग binary solution में जो टर्म होता है उसको हम लोग पहले को सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरे को सॉलिड बोलते हैं, या फिर सॉलिड पहले को बोलते हैं या दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब 2 ही कंपोनेंट होते हैं वो सॉलिड और सॉल्वेंट। तो हम लोग उसको डिफाइन किए थे कि वाटर प्लस शुगर तो सरबत बनता है। वाटर को हम लोग जाने थे कि जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब वो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसका परसेंटेज कम होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो in the solution the component present in larger amount is called solvent। हम लोग बात किए थे कि इसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका अमाउंट कम होगा जो लार्जर अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है, जिसका स्मॉलर अमाउंट होगा सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम होगा अमाउंट जिसके कम होंगे उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। इस सॉल्यूशन में इस रिएक्शन में वाटर में 4% 4 है तो ये कम अमाउंट है इसलिए इसका सॉल्वेंट करते हैं इसे। ये इसका परसेंटेज 9.6 है इथेनॉल का, इसीलिए सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट कहलाता है। और ये जो बनता है वो रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है। ये रेक्टिफाइड अल्कोहल बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट्स है वाटर और इथेनॉल, इसलिए ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज। सॉल्यूशन को हम लोग कई तरीके से मतलब तरीके से इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, सीक्वेंशियली हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके आधार पे जो होता है सॉल्यूशन का जो टाइप होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन आर ऑफ 9 टाइप्स। फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सेकंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। इसको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह से हम लोग चार्ट बना दिए हैं। फर्स्ट गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब ये तीनों जो फिजिकल स्टेट में है इसका 3 टाइप्स होता है, टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। तो पहला गैस में गैस इन गैस सॉल्यूशन बनेगा तो उसका एग्जांपल है एयर या प्रोड्यूसर गैस जिसमें हम लोग CO प्लस N2 को जानते हैं। CO प्लस N2 इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। दूसरा गैस में ये लिक्विड वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर में जो होता है वाटर होता है वेपर में, जैसे हम लोग मिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे विंटर सीजन में देखिएगा कि कुहासा जो पड़ता है वातावरण में तो पेड़ से जो है पानी भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उसका इसका एग्जांपल हुआ लिक्विड इन गैस। गैस में लिक्विड ये एग्जांपल हो वाटर वेपर इन एयर या फिर मिस्ट। थर्ड पॉइंट है सॉलिड इन गैस, तो हम लोग इसके एग्जांपल को देखेंगे नैप्थलीन एयर या फिर स्मोक। नेक्स्ट लिक्विड में 3 टाइप्स के होते हैं, गैस एंड लिक्विड, CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर। आप जानते होंगे कि कोई भी कॉल्ड या फिर आप यूज की डेली लाइफ में ड्रिंकिंग होता है मतलब कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें देखिएगा कि CO2 उसमें रहता है, जिससे कारण से वो जो भी वो एक प्रेशरली वो ओपन होता है। इसमें सेकेंड स्टेप है लिक्विड, तो मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड जैसे अल्कोहल प्लस वाटर जो एक दूसरे के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा वो मिक्सेबल लिक्विड कहलाता है। लिक्विड इन लिक्विड मतलब जो भी कंपोनेंट होगा वो लिक्विड होगा, फर्स्ट कंपोनेंट लिक्विड, सेकंड कंपोनेंट भी लिक्विड होना चाहिए। तो वैसे हम लोग मिक्सचर को कहते हैं मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड, जो एग्जांपल हुआ ये अल्कोहल इन वाटर। सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट है सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उसके एग्जांपल दिए हैं सॉल्ट इन वाटर, वाटर में सॉल्ट है, सॉल्ट इज ए सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। दूसरा एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर भी सॉलिड होगा और वाटर लिक्विड होगा। तो एंड 2 एग्जांपल्स आर इन लिक्विड स्टेट।
सॉलिड स्टेट में इसका भी 3 टाइप्स होते हैं, गैस एंड लिक्विड। इसका एग्जांपल हुआ H2 पैलेडियम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ गैसेस ओवर मेटल। हम लोग एब्जॉर्प्शन एक नया वर्ड है जो कि ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग आगे तक पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग कोई बीकर में तो पानी को कंटेनर में रख लेते हैं बीकर में, और उसमें अगर सूखी लकड़ी को जब हम लोग इसमें डुबाते हैं तो देखते हैं कि डुबा करके और तुरंत भी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर देते हैं तो लकड़ी में पाइएगा कि ऐसे ऐसे उसमें कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हम लोग इसको फिर डुबा करके फिर से जब उसमें कुछ देर हम लोग उसी लकड़ी को हम लोग उसी में छोड़ देते हैं, दूसरी लकड़ी को उसमें छोड़ देते हैं और हम लोग कुछ देर तक के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसमें उसका जो कण है, पानी का जो कण है वो अंदर लकड़ी के अंदर वो घुस जाता है। वो तो इस तरह को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो पानी को हम लोग कुछ देर तक छोड़ देंगे और कुछ देर छोड़ने के बाद तब उसको हम लोग निकालेंगे, तो उसका नाम है, दूसरा नाम है इसका सेकंड। फर्स्ट में एब्जॉर्प्शन होगा, सेकंड इसका एब्जॉर्प्शन। सेकंड नाम होगा इसका एब्जॉर्प्शन। ये दो प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये हम लोग पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन आया इसीलिए हम लोग इसके बारे में बता दिए कि एब्जॉर्प्शन का और ये एब्जॉर्प्शन, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सेकेंड लेटर है डी, सेकेंड लेटर यहाँ पे डी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी है। ये दोनों में सिर्फ डी और बी का अंतर है, और दोनों बी का अंतर में इतना सारा मतलब ये इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि सूखी लकड़ी को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं और तुरंत निकाल देते हैं तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लकड़ी में इस तरह से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल, जब हम लोग सूखी लकड़ी दूसरी लकड़ी को जब हम लोग इसमें डालते हैं और समटाइम्स कुछ देर तक के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस लकड़ी को हम लोग देखते हैं कि उसमें पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लकड़ी के अंदर जो मतलब भीग जाता है, अंदर में वो घुस जाता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ पे उसका H2 पैलेडियम के साथ वही क्रिया होती है, एक्टिविटी होता है। थर्ड स्टेप लिक्विड एंड सॉलिड। तो मरकरी एंड जिंक इसका एग्जांपल हुआ। मरकरी एंड जिंक, मरकरी गोल्ड के साथ भी वो बनाता है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। सॉलिड एंड सॉलिड हम लोग ब्रास, इसमें जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर 80% में पाया जाता है उस सॉल्यूशन में। ब्रास के केस में कॉपर 80% और जिंक 20% इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेकेंड टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हम उसका रिलेटिव अमाउंट के आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो इसके आधार पे सॉल्यूशन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो पहला हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को इस प्रकार से जानते हैं कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि इसको हम डिफाइन करके डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिसका मतलब जो अमाउंट होता है वो कम अमाउंट को मतलब सॉल्यूशन उसका बनाएंगे तो वो डायरेक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग लार्जर लेते हैं, ज्यादा अमाउंट लेते हैं और उसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सिमिलरली डायरेक्ट सॉल्यूशन में जैसा ही वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है, डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें कम अमाउंट में सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूट का, और उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम लोग लार्जर अमाउंट में सॉल्यूट लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में देख रहे थे। तो उसमें दो प्रकार के था, एक पहला था डायरेक्ट सॉल्यूशन, दूसरा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब उसकी एबिलिटी जो होती है वो ज्यादा घुलने की होगी, तो उस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं।
डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त। संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि द सॉल्यूशन विच इज इन इक्विलिब्रियम। क्या? द सॉल्यूशन विच इज इन इक्विलिब्रियम with its solute is called saturated solution। जब वो इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेगा, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा, तो हम लोग उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कोई एक बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर ले लेते हैं, वाटर 100 ग्राम लेते हैं या 100 ml लेते हैं, तो हम लोग उसको रेफरेंस मान लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम में जो भी हम लोग इसमें सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, कोई सॉल्ट भी ले सकते हैं, कोई शुगर भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन होना चाहिए। वो सॉल्ट भी हो सकता है, सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है। तो हम लोग चलिए सोडियम थायोसल्फेट को लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का कुछ अमाउंट जैसे हम लोग डालते हैं, इसमें डिसॉल्व होता है, पूरा घुलते रहता है। जब तक वो उसको हम लोग तब तक ये डालते रहते हैं जब तक ये घुलना फिर स्टॉप ना कर जाए, पूरे रूप में वो बंद ना हो जाएगा, तब तक उसको हम लोग डालते हैं। मान लीजिए डालते हम लोग 10 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व किए। 10 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट इसमें डिसॉल्व हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो 10 ग्राम होगी। 10 ग्राम ही इसमें सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व होगा। तो इस प्रकार के जब जिस समय वो इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त होगा, जिस समय इक्विलिब्रियम प्राप्त होंगे, जिस समय से वो घुलना बंद होगा, सॉलिड पार्टिकल जब उसमें ऐड करने के बाद वो नहीं घुलने लगेगा, तो हम लोग उस अवस्था को हम लोग करते हैं, उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। इसमें कोई भी चीज हम लोग ले सकते हैं, चाहे सोडियम थायोसल्फेट लेंगे या कोई सॉल्ट लेंगे, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेक्स्ट उसी प्रकार से हम लोग आगे हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें जो होता है वो 10 ग्राम ही सॉल्युबल होगा। 10 ग्राम से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो घुलना बंद हो जाएगा। तो जो भी 10 ग्राम है वो 10 ग्राम ही इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि वो फर्दर डिसॉल्व होना चाहिए। तो फर्दर डिसॉल्व होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो भी अमाउंट इसमें सॉल्युबल होगा, जितने क्वांटिटी सॉलिड पार्टिकल का होगा, जो इसमें 10 ग्राम जो ऐड हुआ था, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे 5 ग्राम से लेंगे तो वो आसानी से डिसॉल्व होगा। फर्दर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 ग्राम को नहीं लेते हैं, 10 ग्राम से कम ही लेते हैं, जो कि हम लोग बाद में फिर 5 ग्राम हम लोग ऐड करेंगे तो वो टोटली मतलब वो फर्दर डिसॉल्व होते रहेगा। तो जो इस प्रकार से 5 ग्राम वाला सॉल्यूशन जो बनेगा और फिर हम लोग 5 ग्राम सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा ये फर्दर वो क्या करेगा, डिसॉल्व होते रहेगा। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन व्हिच फर्दर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग जो जितने अमाउंट उसमें सॉल्युबल होगा, जितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व होगा, वो डिसॉल्व अमाउंट से थोड़ा सा हम लोग कम करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वही उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि थोड़ा सा अमाउंट इसमें जो ज्यादा लगता है, ज्यादा हम लोग देंगे, मतलब ये पता चल रहा है कि सुपर का मतलब होता है ऊपर। सुपर तो इसको हम लोग लॉजिकली समझते हैं कि सुपर का मतलब थोड़ा सा हटके है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को द सॉल्यूशन कैसे हम लोग समझते हैं, पहले डेफिनेशन से समझ लीजिए कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैन इट्स एबिलिटी, मतलब उसकी जो घुलने की जो टेंडेंसी होती है वो उससे ज्यादा, ग्रेटर एबिलिटी टू डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग इसकी जो टेंडेंसी थी वो 10 ग्राम डिसॉल्व होने की टेंडेंसी थी, जब इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करके लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग डिसॉल्व करते हैं 15 ग्राम, तो ये 10 ग्राम प्लस 5
5 ग्राम इसको हम लोग ज्यादा करते हैं, अगर सोडियम थायोसल्फेट को लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं तो अब इसमें क्या मतलब ये एक्टिविटी होगा। तो 5 ग्राम इसके सॉल्यूशन में तो हम लोग को घुलने की जो टेंडेंसी है वो 10 ग्राम ही टेंडेंसी है। संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 10 ग्राम ही इसमें डिसॉल्व हो सकता है। 10 ग्राम से भी ज्यादा देंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा बट इसमें जो पार्टिकल्स है, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है 10 ग्राम से ज्यादा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो डिसॉल्व मान लीजिए इसमें 15 ग्राम से हम डाल दिए, 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को डालते हैं, इच 5 ग्राम और ये 10 ग्राम, ये मान लीजिए 10 ग्राम है और ये 5 ग्राम है इच। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान रहे थे कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसमें ये जीरो इट डॉट इंडिकेट्स 1 ग्राम। हम लोग इसके बारे में बता रहे थे कि इच डॉट पार्टिकल्स इंडिकेट्स 1 ग्राम। तो इसमें हर डॉट पार्टिकल्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं 1 ग्राम के रूप में। तो यहाँ पे जो भी हम लोग का सॉल्व थे डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी था वो 10 ग्राम था। फर्स्ट में हम लोग डिसॉल्व कितना किए थे 10 ग्राम, बाद में हम लोग जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रेटर एबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूशन, तो इसमें 15 ग्राम्स हो रहा है। 5 ग्राम्स को हम लोग अलग अलग इंडिकेट्स कर दिए हैं, each dots indicates 1 ग्राम। दैट मींस इससे पता चल रहा है कि ये 10 ग्राम ही डिसॉल्व होगा इसमें और 5 ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट टाइम में हम लोग स्टार्टिंग में ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड में डिसॉल्व हो रहा था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं, यही तो डिफरेंस है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सुपर सैचुरेटेड में थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 27 डिग्री का टेम्परेचर पे पहले हम लोग ये डिसॉल्व किए थे, उसमें 10 ग्राम से डिसॉल्व हुआ था। बाद में हम लोग 5 ग्राम्स और ऐड कर दिए तो क्या डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये अगर एक पार्टिकल अगर नीचे आके डिसॉल्व हो रहा है तो ये ऊपर यहाँ से चला जा रहा है। दैट मींस ये इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है दोनों पार्टिकल्स में, 10 ग्राम और 5 ग्राम्स में। एक अगर नीचे जाता है डिसॉल्व होता है तो ये यहाँ वाला एक ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी ही ये 5 ग्राम्स है और माने 10 ग्राम ही डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है। जो इसमें एक्स्ट्रा देते हैं, जो भी इसमें 5 ग्राम से अगर ये डॉट पार्टिकल डिसॉल्व होता है तो ये यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन ये साइलेंटली होता है, ये दिखता नहीं है क्योंकि ये अंदर ही एक एक्टिविटी हो रहा है। बाहर से हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग ये उतना माइक्रोस्कोप हम लोग के पास नहीं जो कि हम लोग को दिखेगा। ये छोटा पार्टिकल्स है तो इसमें हम लोग एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, उसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, उसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अनसॉल्युबल पार्टिकल्स या नॉन सॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व जो नहीं होते हैं वो, और जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे का माने स्थान को कवर कर लेते हैं। ये क्या करता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर नीचे, मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला माने क्रिया होता है, एक्टिविटी होने लगता है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस प्रकार से एक एक्टिविटी होने लगता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में मतलब फुल्ली स्टॉप नहीं होता है, मतलब रुकता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी होगा लेकिन पूर्ण रूप में ये रुकेगा नहीं, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और उस क्रम में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम करते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि वो फुली स्टॉप द पार्टिकल्स, फुली स्टॉप द सॉलिड पार्टिकल बिटवीन अपर पार्टिकल एंड सेटल डाउन, जो नीचे जो पार्टिकल्स है उसके बीच में मतलब सॉल्यूशन में क्या है कि वो पार्टिकल्स पूर्ण रूप में डिसॉल्व होगा, वो एकदम रुका हुआ स्टॉप पता चलेगा, स्टॉप फुल्ली रुका हुआ पता चलेगा। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो रुका हुआ नहीं रहेगा।
पता ऊपर से हम लोग देखने के बाद लगेगा कि एकदम रुका हुआ है, लेकिन अंदर से वो एक्टिविटी होते रहता है, कभी पार्टिकल ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ये डॉट पार्टिकल जो होता है 1 ग्राम अगर यहाँ डिसॉल्व होगा तो यहाँ से ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कभी ऊपर वाला नीचे आएगा, मतलब अपना स्थान को क्या करता है वो डिस्प्लेस करते रहता है। तो इसे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम के रूप में समझते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जानते हैं। हम लोग को ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 27 डिग्री पहले हम लोग जो डिसॉल्व किए थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो 10 ग्राम नहीं था, जो सॉलिड पार्टिकल था वो 10 ग्राम ही था, 10 ग्राम ही इसमें डिसॉल्व होता था तो वो सैचुरेटेड बनाता है, इसकी कैपेसिटी जो थी वो 10 ग्राम थी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर क्या करते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है इसका टेम्परेचर 27 से बढ़ा करके हम लोग 60 कर देते हैं, और जब 60 करते हैं तो ये पता चलता है कि ये पूरा पार्टिकल डिसॉल्व हो गया, और इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फर्दर आफ्टर सम टाइम्स जो भी टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बढ़ा हुआ टेम्परेचर था जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग बनाया अभी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कब बना जब ये टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज किए, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, बर्नर को यहाँ से स्टॉप कर देते हैं तो इट्स तुरंत ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, तुरंत ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा और ये फिर से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जैसे ही ये तुरंत वैसे सेम स्टेट में आ जाएगा ओरिजिनल स्टेट में, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल, मेटा स्टेबल स्टेट। इसका हम लोग आगे में स्टडी करेंगे मेटा स्टेबल स्टेट कि वो फिर से वो क्या किया कि वो अपना ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लिया, अचीव कर लिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग थोड़ी सी एक टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता। इसके दोनों नाम है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग दोनों नाम से जाना जाता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ द सॉलिड का जो अमाउंट होगा प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन में जो उपस्थित होगा, और या विथ रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसको हम किस प्रकार से समझते हैं, if 10 ग्राम ऑफ सॉलिड, जब 10 ग्राम सॉलिड को लेते हैं प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जब हम लोग 10 ग्राम सॉलिड को लेते हैं then the concentration of solution is 110। सॉल्वेंट में जब हम लोग लेते हैं 10 ग्राम सॉलिड और 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 10/110। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 10/110। एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग 10/100 ग्राम देते हैं, ये इसका कंसंट्रेशन होगा 10/100। तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो 1/10 होगा, या फिर हम लोग इसी तरह से जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यही आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफरेंट तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन फॉलोइंग टर्म्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ। हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड है मोलारिटी, थर्ड है मोलालिटी, ये भी आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत वहां भी है, यहाँ भी हम लोग स्टडी करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी के बारे में आप लोग स्टडी भी होंगे बट यहाँ भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये आप लोग की परीक्षा में आएंगे, आता भी है लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स या फिर इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारा चीज आता है, तो आपको उस तरह के
बारे में जानकारी रखना है और सारे के बारे में समझना भी है। तो हम लोग एक एक करके बारी से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे ये 100 ग्राम, बार बार हम लोग 100 ग्राम की बात करते हैं, जहाँ भी लेते हैं तो 100 ग्राम, हम लोग वहाँ पे 1 लीटर भी ले सकते हैं, 1000 ml के ले सकते हैं। तो हम लोग इसको एक साइंटिस्ट लोग जो है वो रेफरेंस के पॉइंट पे यहाँ पे 100 ग्राम की ही बात करते हैं। उन लोग साइंटिस्ट लोग ही यहाँ पे लिखे थे, इसलिए हम लोग उसका मतलब 100 ग्राम ही हम लोग लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम लोग कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, कई तरीके से जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला नाम होगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉलिड उपस्थित होता है 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो उपस्थित होता है उसी को हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हुआ उसका डेफिनेशन। फिर हम लोग उसको जानते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे। इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का जो होता है उसको हम लोग कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला है डब्ल्यू, उसको हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू को वेट परसेंटेज, वेट पहला क्या वेट परसेंटेज। इसमें हम लोग ऐसे समझते हैं कि 3% W/W, 3% W ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस क्या होगा 3% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो इसको जानने के लिए हम लोग इट मींस 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होगा या प्रेजेंट होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं। तो इसका एक हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए अगर न्यूमेरिकल, फिजिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका न्यूमेरिकल, आपको थ्योरेटिकल तब पता चलेगा, समझ गए हैं कि जब उसका आप न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से आपको सारी चीज पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स बन रहा है, थ्योरी पढ़ लिए न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो आपको पता चलेगा नहीं समझ में आया, तभी नहीं बन रहा है। इसलिए थ्योरेटिकल को समझने के लिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। W/W परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, इससे एक फार्मूला होता है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जो भी हम लोग लिए हैं क्या है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब ये ग्लूकोज है वो 3 ग्राम, हम लोग इसको 3% तो हम लोग 3 ग्राम लिखते हैं और ये उपस्थित होता है 100 ग्राम में, मतलब ये भी आपका मास जो है वो मास में लिखा हुआ है, ये भी मास में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग लिखते हैं W/W। यहाँ दोनों टर्म जो है वो वेट में है, ग्राम में ये दिख रहा है, शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वेट, ये भी वेट में है और ये भी वेट में है, दोनों का वेट है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इसको वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मास ऑफ द सॉलिड का मास क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में वो दिया हुआ रहता है मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। हम लोग 100 को परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जनरल रूल है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम लोग ज्यादा डीपली अगर समझना है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है कि 15 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 35 ग्राम वाटर। क्या 50 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 35 ग्राम वाटर। 50 ग्राम यूरिया को हम लोग जब 35 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट W/W परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। उसका हम लोग ये फॉर्मूला से क्या परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ होगा उसका सॉल्यूशन का वो हम लोग फाइंड करेंगे। ये परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पहला टॉपिक था हम लोग का परसेंटेज स्ट्रेंथ, उसी में हम लोग सेकंड उसमें एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल से था 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 35 ग्राम वाटर। तो इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन बन रहा था। रिएक्शन में ये टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो 50 ग्राम का होगा, क्योंकि 15 ग्राम प्लस 35 ग्राम ये टोटली 50 ग्राम होगा। इसको हम लोग मास ऑफ द सॉलिड बटे मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 से उस फॉर्मूला में पुट करके हम
परसेंटेज, क्योंकि ये ग्राम ये दोनों, इसका ग्राम और इसका ग्राम कट गया तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा और ये डायरेक्टली ये परसेंटेज में शो करेगा, इसलिए इसका ये आंसर हो गया 30%। ये इस न्यूमेरिकल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जब अगर वेट में दिया हुआ रहेगा, सॉलिड वेट में दिया रहेगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट वेट में दिया रहेगा, तो हम लोग उस फॉर्मूले को अप्लाई करके और इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दूसरा उसी में सिमिलरली उसी प्रकार से वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप या वेट वॉल्यूम, वेट W बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरीके से अगर रहेगा कि अगर एक सॉलिड एक वेट में रहेगा दूसरा वॉल्यूम में रहेगा, तब हम लोग उसको कैसे कॉन्सेप्ट गेन करेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक टर्म्स है कि इस तरीके से रहेगा तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे। 6% W by V यूरिया सॉल्यूशन मींस क्या होगा, एक इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मींस क्या होता है, उसको हम कैसे जानते हैं कि 6% W by V यूरिया सॉल्यूशन मींस 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 6 ग्राम यूरिया जो होता है वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया होता है, उसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, तो बोथ आर सेम, इस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं और ये जो रिलेशनशिप होगा सेम उसी प्रकार से बनेगा। थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम V by V परसेंटेज, इसको हम लोग कैसे जानते हैं, अगर इस तरीके से रहेगा तो हम लोग उसको इस तरीके से इस फार्मूला में सेम उसी प्रकार से फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। और थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम V by V परसेंटेज, तो ये 20% V by V इथेनॉल, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि 20% V by V इथेनॉल मींस क्या होता है, तो ये आपका 20 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। आई होप समझ गए होंगे, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। तो सिर्फ तीनों टाइप जो होते हैं वो सेम प्रकार का है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, केवल W V का है, कहीं V है तो कहीं W नहीं है, कहीं वेट है तो कहीं वॉल्यूम है और कहीं दोनों वॉल्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से न्यूमेरिकल से बहुत सारे किताबें हैं, आप लोग देख करके बना सकते हैं और उसका फिर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड टर्म से मोलारिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है परीक्षा में। इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला से इसमें फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो ये हम लोग सारे इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर से कि मोलारिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से इसको डिफाइन करते हैं कि मोलारिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें लड़के लोग मिस करते हैं कि कोई स्मॉल m लिखता है और कैपिटल M लिखता है, लेकिन मोलारिटी को ऑलवेज हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में मोलारिटी को पूरा नाम लिखने के लिए टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट में कैपिटल M लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मोलारिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो 1 लीटर में होगा और उससे जो हम लोग का मोलारिटी फाइंड होगा ये होगा कि नंबर ऑफ, इसको हम लोग मोलारिटी फाइंड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग NP से डिनोट करते हैं। मोल को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो लीटर में होगा, तो इसको हम लोग मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NP से डिनोट करते हैं या स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो देन ओवरऑल मोलारिटी इक्वल टू होता है NV/V वॉल्यूम। अब इसका हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट क्या होगा, यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी का यूनिट हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग इसी से फाइंड हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, मोल का यूनिट मोल, और वॉल्यूम को हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं इसलिए इसका लीटर होगा। तो ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो पर लीटर होता है। मोल इसको हम लोग पढ़ते हैं मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो मोल पर लीटर पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मोल दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, बट ये ठीक है, ये भी चलेगा, ये चलेगा, हमेशा चलेगा। आगे हम लोग
इसको फिर से इसमें जब अगर दूसरे टर्म में हम लोग जब इसको फाइंड करते हैं मोलारिटी को, तो अगर इस तरह का केस होगा, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, मोलारिटी जो होता है वो डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का मोलारिटी डिक्रीज करेगा स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलारिटी, सॉल्यूशन का मोलारिटी डिक्रीज करता है ड्यू टू स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, तेजी से, स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। लेट हम लोग मानते हैं कि W ग्राम सॉलिड दिया हुआ है, एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रहे हो, सेम उसी प्रकार से दोनों तरीके से बना सकते हैं। W सॉलिड दिया हुआ रहेगा, W ऑफ ए सॉलिड विथ मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास आपका दिया हुआ रहेगा W Mb, मोलर मास Mb से डिनोट करते हैं। W को हम लोग सॉलिड रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इन V ml ऑफ सॉल्यूशन। जब इस तरह का रहेगा क्वेश्चंस में तो हम लोग उसका मोलारिटी इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि M बराबर होता है N बाय V। तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है WV, और उसी के तरीके से हम लोग का यहाँ पे V वॉल्यूम के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहले पढ़े होंगे कि N बराबर होता है W बाय M, मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। सब्सटेंस जो भी दिया हुआ रहेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वहां से जानते हैं कि N बराबर W वेट बाय मास होता है। तो यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पे Nb का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि WB बाय Mb, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उसी तरह इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि M बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो WB बाय Mb इनटू 1000 ml, ये मिलीलीटर में होगा और ml पर लीटर होगा इसका यूनिट, और इसका ml में हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका सेकेंड तरीके से, दूसरे तरीके से इसको हम लोग फिर फाइंड कर सकते हैं मोलारिटी। तो एक उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स है जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है कि 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसका हम लोग मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग करेंगे, आप कर सकते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। उसके बाद जो आपका दिया हुआ है और जो निकालना है उसको अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। फिर देखना यहाँ ये है कि अगर वो ml में है और ये लीटर में है तो हम लोग को उसमें अगर सिंप्लीफिकेशन करके अगर बनाना आसानी से होगा, शॉर्ट में अगर निकालना है तो उसको ml को हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे कि 0.500 ml है, यहाँ 500 ml है, इसको हम लोग लीटर में लिखेंगे तो 0.5 लीटर लिखते हैं। लीटर में हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, वो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फिर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा लीटर कैसे होता है, ml कैसे होता है। तो आगे फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। ये हम लोग मोलारिटी के बारे में बात करते हैं, मोलारिटी कैसे फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल से मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे था WB बाय Mb, तो इसका हम लोग WB वेट, सॉलिड का वेट दिया हुआ था और ये सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ था, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए पुट करेंगे वैल्यू। उसके बाद ये तो फॉर्मूला है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 500 ml हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 500 वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिए। ये तो पहले से दिया हुआ है, इसका यूनिट ml पर लीटर होता है, इसका यूनिट ml होता है, 500 ml में है, वो तो दिया हुआ है, गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट गया, ये आपका कट गया, तो ओवरऑल 1/5 यहाँ पे यूनिट है, जो ये नीचे में मोल पर मोल है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मोल होगा और ये लीटर ऊपर में, इसलिए ये ऊपर नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला का हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 0.2 मोल होगा, दैट इज कॉल्ड आंसर। इसको हम लोग अनदर दूसरे तरीके से हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे WB बाय आप सेपरेट करके पहले से हम लोग अगर यदि शॉर्ट में अगर यदि उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। NB बराबर WB बाय V, इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1/10 आता है, 10 मोल, ठीक है। तो 0.1 मोल हो जाएगा, ये 0.1 मोल, ये हम लोग वैल्यू में पुट कर देंगे। या वॉल्यूम कितना है हम लोग का 500 ml है, तो 500 ml को हम लोग पहले ml में है इसलिए इसको हम लोग लीटर में लिखेंगे, तो लीटर में होगा और लीटर में होगा तो क्या होगा 0.5 लीटर हो जाएगा।
तो इसका हम लोग एनवी और एनवी के जगह पे 0.1 मोल लिखते हैं। फिर वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं 0.5 लीटर, 0.5 लीटर हम लोग वॉल्यूम को लिखते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम आता है 0.2 मोल पर लीटर। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 0.2 m। मोलारिटी तो हम लोग बताया था कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसलिए आंसर होगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग क्लासिफाई मतलब सॉरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलारिटी को किसी भी तरीके से आप करोगे आंसर बोथ आर सेम, दोनों का आंसर सेम होगा। तो आई होप हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस करना है तो और प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आप बना सकते हैं। थैंक यू।